नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा क्रैकर्स हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं पॉलिटी के जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उनके कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज हम हमारे फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर एक क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स मेंशन, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो देखिए प्यारे बच्चों, संविधान के जो पहला भाग है इसके अंदर उल्लेख मिलेगा अपने को देखिए पहले भाग के अंदर है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग जो है इसमें है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। और जो तीसरा भाग हमारा होगा, इस तीसरे भाग में हमारे होंगे मूल अधिकार। और बच्चों भाग नंबर 4 में क्या होंगे हमारे डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंदर है। पहले में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मेंशन है। नागरिकता सिटीजनशिप, उसमें अनुच्छेद 5 से 11 मेंशन है। और मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 मेंशन है। डीपीएसपी के अंदर 36 से 51 तक आर्टिकल मेंशन है। तो ये हमारे संविधान के शुरुआत के 4 पार्ट है जिनके अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम, कि हमने मूल अधिकार जो है वो कहां से लिए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। बच्चों हमने जो अमेरिका से क्या लिए हैं, हमारे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो सर मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता देता हूं कि बच्चों दक्षिण अफ्रीका से जो है वो हमने लिया है अमेंडमेंट प्रोसेस, है ना। अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट की प्रक्रिया ली है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि अमेरिका जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की मांग उठाई थी। इन विच आरटीसी, आरटीसी बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी राइज द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियंस, कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग गांधी जी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में उठाई गई थी। बच्चों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या जिनको आप शॉर्टकट में आरटीसी बोलते हो, वो टोटल हुई थी कितनी, तीन आरटीसी हुई थी। 1 2 3। बच्चों गांधी जी पहले में नहीं गए थे, गांधी जी पहले में नहीं गए थे और ना ही तीसरे में गए थे, तो दूसरे में गए थे। अगर गए दूसरे में थे तो दूसरे के अंदर ही इन्होंने क्या उठाई होगी, मूल अधिकारों की मांग उठाई होगी। प्यारे बच्चों, पहले गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी नहीं गए थे तो उसके बाद लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जो है दिल्ली बुलाया था। और बच्चों लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को दिल्ली बुलाकर एक समझौता किया था। उस समझौते का नाम है गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी इरविन पैक्ट, जो दिल्ली में हुआ था। आप लोगों के लिए मैं आज एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, है ना। क्वेश्चन ये है, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, मक्कारी नहीं करनी है। आप लोगों को इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। मैं कमेंट सबके चेक करूंगा और देखता हूं कितने बच्चे मुझे जवाब देते हैं। तो आप सब लोगों को इसका जवाब देना होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में कितने
अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों में, सॉरी, मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी, है ना, यानी कि हाउ मेनी राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कितने मूल संविधान में अधिकार उल्लेखित थे। प्यारे बच्चों, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ, यानी कि वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अंदर सात जो है अधिकार थे। फिर क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, तो बेटा वर्तमान में है 6। 7 से कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि एक घट गया। घट गया कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में मेंशन था, जो आर्टिकल 31 में मेंशन था, वो कम हो गया। और बच्चों, इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया, अनुच्छेद 300A में डाल दिया। और ये पूरा प्रोसेस किसके द्वारा किया था, तो 44वें संशोधन 1978, जो कि लागू 1979 में हुआ था 78 में, लागू हुआ था 79 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, कि भाई मूल संविधान में कुल मिलाकर 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 है, एक कम हो गया। कम किया गया संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में मेंशन था, उसको 44वें संशोधन द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300A में डाला। 300A में डालकर उसको लीगल राइट्स, बोले तो कानूनी अधिकार बना दिया। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच आर्टिकल इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। अगर राज्य कहीं पर उल्लेखित किया गया है तो वो किया गया है अनुच्छेद 12 में। वैसे डीपीएसपी की स्टार्टिंग के अंदर भी राज्य की परिभाषा बच्चों दी गई है, लेकिन उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। यानी कि डेफिनेशन अगर कहीं मिलती है तो वो हमें कहां मिलती है, 12 में मिलती है। तो ये याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शब्द की परिभाषा, विधि शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4, यानी कि 13 के अंदर आती है विधि शब्द की परिभाषा, लेकिन 13(1) में या 13(2) में या 13(3) में, किस में, तो देखो एक डेट बताता हूं मैं आप लोगों को, 26 जनवरी 1950। बच्चों, संविधान में एक बात लिखी हुई है, यदि कोई कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बना है, मतलब संविधान लागू होने से पहले बना है, और वो वर्तमान संविधान के साथ संगत बोले तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, संगत नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त करेगा। किसको समाप्त करेगा, सर उस विधि को जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनी हुई है, उसको समाप्त करेगा। फिर संविधान के अनुच्छेद 13 में एक और बात लिखी हुई है कि बच्चों, यदि कोई विधि 26 जनवरी 1950 के बाद में बनी है, पहली बात तो यहां पर लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कि संविधान लागू होने के बाद, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के अनुसार ना हो, और यदि बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त करेगा। ये बात लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है गुरुजी, तो बेटा 13(1) के अंदर तो ये वाली बात लिखी हुई है कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई कानून बना है
और अगर वो वर्तमान संविधान के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, रद्द कर देगा। फिर ये बात 13(2) में लिखी हुई है कि 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है जो वर्तमान संविधान के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त करेगा। कहने का मतलब यह है दोनों ही सूरत में कानून को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। आपसे सीधा पूछ ले, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए किसके पास किसी भी कानून को समाप्त करने का अधिकार है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या ये सभी? तो इनमें से जवाब आएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों वो इनको समाप्त कर सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट किसे समाप्त करेगा, विधि को। और ये विधि कहां परिभाषित है, तो 13(3) में, यानी कि 13(3) इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर मैं एक छोड़ के जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि बच्चों जो 13(4) है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों 13(4) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ना, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए, क्योंकि हमने इन एक एक आर्टिकल पर एक एक घंटा बात की है। तो उम्मीद तो यही है कि आपका जवाब मुझे सही मिलना चाहिए, और अगर आप सही जवाब दोगे तो मैं यूं ही ऐसे ही मुस्कुराकर आप लोगों को कल शाबाशी भी देता हुआ नजर आऊंगा क्लासों के अंदर। सो मुझे इस चीज का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और अमेरिका। फ्रॉम विच कंट्री इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू ये किस देश से लिया गया? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है आप किसी भी चीज को अपनी सहूलियत के लिए न्यायालय में चुनौती दे सकते हो, है ना। न्यायालय में चुनौती देना किसी भी चीज को आप न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, या आप उसी को बोलते हैं वाद योग्य होना। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो याद रखना न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमने अमेरिका से ली है। याद रहे न्यायिक पुनरावलोकन ऐसी शब्दावली संविधान में कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का आधार अगर किसी अनुच्छेद को माना जाता है तो आधार माना जाता है बेटा 13(1) और 13(2)। क्यों? क्योंकि यही कह रहे हैं कि कोई कानून अगर हमारे अनुसार नहीं है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे चुनौती दे सकते हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब ये दो अनुच्छेद हमें न्यायालय जाने की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। और ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, समझते हैं इससे। न्यायिक पुनरावलोकन ऐसा शब्द कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और ये कंसेप्ट लिया हमने कहां से है? अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, अच्छा, चूज द ओड वन ऑफ आउट, भिन्न कथन छांटिए, है ना। भिन्न कथन छांटिए कि भाई इनमें से अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। हाँ जी, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है, बिल्कुल सही बात है। गोलखनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने सज्जन सिंह वाद का फैसला बदला। हाँ जी, बिल्कुल बदला था। गोलखनाथ वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने सज्जन सिंह वाद का फैसला बदला था, बिल्कुल बदला था गोलखनाथ वाद के अंदर, क्योंकि सज्जन सिंह वाद में कहा गया था कि संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं है। ये किसमें कहा गया था? तो ये कहा गया था सज्जन सिंह वाद में। गोलखनाथ वाद में बोल दिया था कि हाँ संविधान संशोधन विधि में शामिल है, तो उस केस के फैसले को गोलखनाथ वाद में बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल बेटा सही बात है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 15 के तहत है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16 के तहत है। अब देखो 3 कथन राइट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है चौथा ही इनमें से अलग पाएगा, है ना। लेकिन पढ़ लेते हैं, क्या पता सारी एक जैसे और क्वेश्चन में कोई करेक्शन भी हो सकता है ना। तो देखते एकदम। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संदर्भ में 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय बेटा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 6 नहीं 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 6 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बोले तो सर हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट 6, सुप्रीम कोर्ट 5। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे संविधान में एकमात्र ऐसा मामला है रिट जारी करने का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली हाई कोर्ट है। ये बात याद रखना बेटा। तो डी जो है वो इन सब से अलग है, मतलब 3 सही है 1 गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिकार के तहत संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है ना? तो देखो, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बच्चों शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, है ना? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 ये 2 आर्टिकल संविधान के ऐसे हैं जो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं उनके हितों की बात करते हैं, और माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करने के लिए 29 और 30 है। और 29 और 30 आर्टिकल किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना? चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है? इन द कंटेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है? बेटा रिट हमेशा ऊपरी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी करता है। भारत में जो न्याय प्रणाली है वो थोड़ी परतदार है। कुछ इस तरीके के कोर्ट होते हैं, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जारी करेगा किसको? हाई कोर्ट जारी करेगा किसको? जिला न्यायालय को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। बच्चों 2 ही रिट ऐसी होती है जिनको ऊपर वाला कोर्ट को जारी करता है, यानी कोर्ट टू कोर्ट जारी करने की कितनी रिट है? 2। और मैंने आपको बताई थी कौन सी सर? एक तो उत्प्रेषण, और एक बताई थी मैंने आपको प्रतिषेध। उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध, यानी सर्श्योरी और प्रोहिबिशन। तो इनके अंदर प्रोहिबिशन तो नहीं है, क्या दिया गया? सर्श्योरी दिया गया है। तो भाई अपने को सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान की रक्षा के लिए किसी भी विधि को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? तो बच्चों मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 13(1) ये कहता है अगर कोई कानून ऐसा बन गया जो 26 जनवरी 1950 से पहले का बना हुआ है और वो कानून गलत बन गया, गलत है, और वो वर्तमान संविधान के साथ नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। 13(2) वो ये कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई हमसे गलत कानून बन गया तो उस कानून को भी कौन रद्द करेगा? सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। यानी संविधान की रक्षा के लिए किसी भी विधि को समाप्त करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू व्हाट? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं होता, है ना? किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। देखो मैंने आपको कहा था बच्चों, कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य इनको ध्यान में रखते हुए अपने धर्म की पालना कर सकता है। तो बच्चों बिल्कुल सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ, बिल्कुल हेल्थ, मोरालिटी, सदाचार, ह्यूमनिज्म, मानववाद, 3 शब्द है भाई, है ना? सार्वजनिक व्यवस्था, ऐसे आप लोक व्यवस्था बोल दो, स्वास्थ्य, सदाचार,
इन तीन चीजों के अधीन रहेगा। तो इन तीन चीजों के अधीन होता है, किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद, ह्यूमनिज्म, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट, विच आर्टिकल मेक द सुप्रीम कोर्ट ए विजिलेंट गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? देखा जाए तो एक तरीके से उनकी रक्षा करने वाला व्यक्ति बनाता है। बेटा प्रहरी का खड़ा होता है घर के बाहर, है ना, हाथ में यूं डंडा बंडा लिए हुए खड़ा होता है और पहरा देता रहता है। हम देखते हैं कौन छेड़छाड़ करता है ना? तो इस रूप में कोई आर्टिकल अगर इनमें से खड़ा हुआ है तो वो खड़ा हुआ है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार की रिट, है ना, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आप कहोगे सर 226 के तहत हाई कोर्ट भी तो करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन बेटा वर्ड देखो, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया सुप्रीम कोर्ट, है ना, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया सर्वोच्च न्यायालय। अपने को सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बताना है। यहाँ पर अगर उच्च न्यायालय शब्द होता तो फिर 226 के साथ जाते। तो इस जगह पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is included in article 91A of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निम्न में से क्या शामिल है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ जी बिल्कुल शामिल है। संपत्ति का अर्जन और निपटारा, नहीं भाई नहीं, ये शामिल नहीं है। क्षेत्र में वर्णन करने की शक्ति, बिल्कुल भ्रमण करने की भी शक्ति है, यानी कि 1 और 3 ठीक है ना? तो 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। तो अपने को क्या पता चला भाई? इससे सी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द स्टेटमेंट, कथनों पर विचार करें। फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। फरवरी 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों के संदर्भ में एक उप समिति का गठन किया गया था। हाँ जी, इसका जवाब दीजिए, है ना, कि कथनों पर विचार करें, है ना? तो बच्चों पहला कथन देखो, भारत शासन अधिनियम, है ना, ये आएगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को शामिल था? नहीं थे बेटा, नहीं थे। फरवरी 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों के संबंध में एक उप समिति का गठन किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? एक उप समिति का गठन किया गया था, है ना? तो बेटा सरदार पटेल की अध्यक्षता में उप समिति का नहीं, है ना, समिति का गठन किया गया था। ये कथन भी क्या होगा? गलत होगा। उप समिति का नहीं, समिति का गठन किया गया था। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पटेल साहब नहीं थे। दोनों गलत है। तो असत्य कथन बताओ, 1, 2, 1 में दोनों कथन जो है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू प्राइवेसी कंसिडर्ड ए फंडामेंटल राइट्स? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है? तो बेटा अनुच्छेद 21 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था इस अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार शामिल हैं। विदेश घूमने का अधिकार, है ना, विदेश घूमने का अधिकार, इसके अलावा प्रेम विवाह का अधिकार, इसके अलावा मैंने आपको बताया था निजता का अधिकार, इसके तहत मैंने आपको बताया था और भी बहुत सारी चीजें लिख दो। मनपसंद खाना खाने का अधिकार, मनपसंद हेयर स्टाइल रखने का अधिकार, है ना, हाँ, मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, है ना। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। अनुच्छेद 19(1) के तहत आपको पता है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 20 में क्या है सर? अनुच्छेद 20 में है दोषी व्यक्ति के अधिकार, है ना, 20 में दोषी व्यक्ति के अधिकार। बच्चों अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके पास भी 3 अधिकार होते हैं। वो 3 अधिकार किसमें है? 20 में। 22 में किसके हैं? तो 22 में है बच्चों राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन,
गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, ये जो है ये अनुच्छेद 16 के अंदर दिए गए हैं, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। चलिए सॉरी, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार अनुच्छेद 22 के अंदर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलिखित कीजिए राज्य की परिभाषा। बलात् श्रम निषेध, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य होगी। देखो सबसे पहली बात, राज्य की परिभाषा 4, यानी ए का क्या आएगा 4। तो बेटा ए और बी तो गलत, क्योंकि ए का क्या दे रखा है 3 दे रखा है। हमने पहले पता है भाई, हमारे यहां पर राज्य की परिभाषा हम पढ़ के आए पहले वाले क्वेश्चनों में भी क्या दी गई है। हाँ जी, राज्य की परिभाषा क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले का बी, बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध, जबरदस्ती कार्य करवाना प्रतिबंधित है ना। तो ये किसके अंदर दिया गया है, तो भाई ये दिया गया है 1 के अंदर है ना। तो यानी कि अभी तो ये ठीक चल रहा है, C4 का 1 इसी हो जाएगा बेटा। चलो खैर आगे वाला भी देख लो। और भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि सी, और सी का क्या हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो ये भाई 26 में, और बच गया क्या, हाँ ये, तो ये किस में हो जाएगा 3 में, सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फैल गया है ना, कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा सा क्वेश्चन को करेंगे छोटा करने की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षण की सीमा तय की गई है। आरक्षण की सीमा है ना, यानी लिमिट ऑफ रिजर्वेशन किस संशोधन के द्वारा तय की गई है। तो देखो 103वां संशोधन 2019, 103वां संशोधन 2019, इसके द्वारा आरक्षण की सीमा तय की गई है। किसके लिए, तो सर इसके लिए की गई है सामान्य वर्ग के लिए। और कितनी, तो गुरुजी 10%, 10% है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103, जो कब हुआ था 2019 के अंदर हुआ था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनीवाद से संबंधित निर्णय बताइए। इंदिरा साहनीवाद से संबंधित निर्णय बताइए। 3 तलाक कानूनी रूप से अवैध है। इंदिरा साहनी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, गलत बात है ना। और संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं है, नहीं भाई, इंदिरा साहनी का ही फैसला नहीं। रिजर्वेशन विल नॉट बी गिवन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस जो आया था, उस इंदिरा साहनी केस में और भी कई सारे निर्णय दिए गए थे। पहली बात, ये निर्णय दिया गया था कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा निर्णय दिया था जनरल को जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये गलत है। तीसरे नंबर पर बताया था क्रीमी लेयर्स को आरक्षण से बाहर रखा जाए, आरक्षण से बाहर रखा जाए। ये इंदिरा साहनीवाद के निर्णय थे। और उनमें से एक प्रमुख निर्णय ये भी था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि प्रमोशन के अंदर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, मुझे इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और प्लीज ये आंसर देना है आपको, चीटिंग नहीं करनी। अब तक 2 क्वेश्चन पूछे, तीसरा पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताना कि इंदिरा साहनीवाद में तो हमने ये बोल दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे, फिर किस अनुच्छेद के तहत, है ना, क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत बोले तो किस आर्टिकल के द्वारा हमने फिर से प्रमोशन के अंदर, पदोन्नति के अंदर आरक्षण देना शुरू किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। जैसे क्लास खत्म होगी मैं आप लोगों के कमेंट जरूर देखूंगा, इंतजार रहेगा, देखता हूं कौन कौन बच्चे जो हैं कमेंट का जवाब देते हैं, और मुझे ये भी याद रखे कौन कौन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य
कर्तव्य की पालना ना करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? विच रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, है ना। तो जब भी कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य की पालना नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक रिट जारी की जाती है, और बच्चों उस रिट को कहा जाता है परमादेश, है ना, मैंडेट, परमादेश, मैंडेमस। क्या कहा जाता है? मैंडेमस। तो मैंडेमस ऑप्शन ए में नजर आ रहा है बच्चों, है ना, मैंडेमस, है ना। अधिकार पर्चा ये कब जारी की जाती है? जब कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण कर ले, ऐसा पद धारण कर ले जिसकी योग्यता पूर्ण ना करता हो। उत्प्रेषण ये वही रीत है जो कोर्ट को भेजता है, और कोई मामला अपने पास मंगवाने के लिए, कोई मामला अपने पास मंगवाने के लिए ऊपरी न्यायालय, अपर कोर्ट इशूड टू लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस ये सर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करवाने के लिए न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी इज करंटली व्हाट टाइप ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का एक अधिकार है? मूल अधिकार बेटा, मूल अधिकार तो है ही नहीं, मूल अधिकारों की श्रेणी से तो हटाया है। लीगल राइट्स, बिल्कुल लीगल राइट्स है ना, मानवाधिकार नहीं, ये भी नहीं है, और ना ही फिर नेचुरल राइट्स है। फिलहाल क्या है? लीगल राइट्स है। और लीगल राइट्स है तो किस आर्टिकल के अंदर है? तो सर आर्टिकल 300A के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर लीगल राइट्स है। अनुच्छेद 31 में पहले होता था, यहां से उठाकर यहां डाला। संविधान में कोई चीज नहीं जोड़नी हो, है ना, कोई चीज नई अपनी तरफ से जोड़नी हो, या कोई पुरानी चीज लिखी हुई है उसको हटाना हो, या कोई चीज आगे लिखी हुई उसको पीछे, और कोई चीज पीछे लिखी हुई उसको आगे लाना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? अमेंडमेंट। तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 31 से इसे 300 में लेके गए, तो आगे से पीछे लेके गए, तो क्या लगेगा? संशोधन। कौन सा संशोधन लगा गुरुजी? 44वां। कब हुआ था? 78 में। लागू 79 के अंदर हुआ था। तो याद रखना भाई, ये कानूनी राइट्स हो जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? विच आर्टिकल इंक्लूडेड द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 15 नहीं भाई, अनुच्छेद 15 के अंदर तो आपको पता है समानता का अधिकार है ना, और साथ साथ के अंदर अनुच्छेद 15 के अंदर हमने आगे भी पढ़ा था कि भाई अनुच्छेद 15 में तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 19(1) सॉरी, ये बच्चों गलत टाइप हो गया, ये आना था 19(1)A, और 19(1)A आता तो इसका आंसर ये हो जाता, है ना। ये गलती से 19(1) टाइप हो गया, ये है 19(1)A। 19(1)A में है भाषण व अभिव्यक्ति की, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इस भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही हम जो है मीडिया की स्वतंत्रता को भी इन्वॉल्व करते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 जो है उसमें दोषी व्यक्ति के अधिकार, 21 जीवन जीने का, जीवन जीने का, 22 गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, और 23 बलात् श्रम निषेध। बोले तो जबरदस्ती कार्य करवाना बंद। तो यहां पर हमसे पूछा गया है ना, कि अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। बच्चों बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में, इसके तहत बंधुआ मजदूरी, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल को आधार मानकर बंधुआ मजदूरी को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया है। तो सर बंधुआ मजदूरी को तो प्रतिबंधित अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया है, याद रखना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को प्रतिबंधित करता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को प्रतिबंधित करता है ना? तो देखो अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं देता है, 26 ये भी स्वतंत्रता देता है, 27 ये धार्मिक कर निषेध। और बच्चों ये बोलता है कि धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक कर निषेध और धार्मिक शिक्षा निषेध। धार्मिक कर निषेध है 27 और धार्मिक शिक्षा निषेध जो है वो किसके अंदर है? 28 के अंदर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25, विच आर्टिकल डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोल का मतलब आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है। देखो आपसे पूछ ले संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए बेटा प्रस्तावना। लेकिन नाम आए कि बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के शिल्पकार भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? तो आएगा आर्टिकल 32। क्योंकि बच्चों आर्टिकल 32 जो है ये सभी अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो 32 के तहत हम कहा जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जो व्यक्ति हमारा अधिकार छीनता है उसके खिलाफ एक्शन लेगा, रिट जारी करेगा। तो बचाने का काम अनुच्छेद 32 करता है। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बिना अनुच्छेद 32 के तो मूल कर्तव्यों की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन छप सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अधिकार के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? छुआछूत का अंत किया गया है। अंडर विच राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनटचेबिलिटी बीन एबोलिश्ड? है ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। तो बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार बिल्कुल, है ना। और जो छुआछूत का अंत है, छुआछूत का अंत ये दिया गया है बच्चों अनुच्छेद 17 के अंदर। किसमें दिया गया है? 17 के अंदर। अनुच्छेद 17 जो है वो आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो सर समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता में है। तो भाई जाहिर सी बात है 17 इसी के अधीन है, तो राइट टू इक्वलिटी के अधीन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरक्षण शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण देता है? कौन सा आरक्षण शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में, है ना। देखो कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में, है ना, ये आरक्षण की बजाय अनुच्छेद शब्द आना था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में हमको क्या देता है? आरक्षण देता है। तो देखिए बच्चों 16(4) के अंदर है SC ST व पिछड़े वर्ग को लोक सेवाओं में, है ना, लोक सेवाओं में आरक्षण। तो भैया तो नौकरियों वाला हो गया। इसमें जनरल कैटेगरी को लोक सेवाओं में है, भाई लोक सेवाओं में है। 15(2) इसमें तो आरक्षण की बात नहीं है। तो बच्चों इसके अंदर दिया गया है, इसमें शिक्षण संस्थानों के अंदर आरक्षण। तो इसका राइट आंसर किसमें हो जाएगा? 15(4). टोटल अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे 15(4), 15(5) और 15(6) ये तो आरक्षण देते हैं बच्चों शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों के एडमिशन में। जबकि मैं बात करूं 16(4) और 16(6) ये हमको आरक्षण देते हैं लोक सेवाओं में। तो बच्चों ये लोक सेवाओं में हमको क्या देते हैं? आरक्षण देते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आपसे कल एक बार फिर रूबरू होऊंगा एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए
मुझे दीजिए आप अनुमति। और प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और प्लीज आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप जवाब जरूर देना। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।